गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बेंडिंग ऑफ बीम को बेसिक तरीके से जाना था। बीम क्या होती है, बीम से संबंधित जो एसेंशियल लैंग्वेज थी उसमें हमने न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल एक्सिस, प्लेन ऑफ बेंडिंग, एक्सिस ऑफ बेंडिंग को जाना था। इसके बाद हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट क्या होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना था, और साथ साथ हमने एक इक्वेशन भी डिराइव की थी बेंडिंग मोमेंट के लिए। क्या होता है बेंडिंग मोमेंट, मैं यहां पे दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं। बेंडिंग मोमेंट और ये था, इसका एक्सप्रेशन था y IG अपॉन R। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने जान लिया था, जिसमें IG उस बीम का ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, Y उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, R जब बीम बेंड हो जाती है तो एक कर्वेचर बनता है, तो उसकी जो रेडियस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, वो R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना इंपॉर्टेंट बेंडिंग मोमेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल बीम है, जैसा कि हमने यहाँ पे ए बी बीम को दिखा रखा है, ए से बी तक एक हमने उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है हॉरिजॉन्टल वे में, एक जो फ्रंट सरफेस है उसको दिखा रखा है। तो ए हॉरिजॉन्टल बीम, लेकिन इसमें आप फिगर में देख रहे होंगे कि इसका एक सिरा फिक्स है और एक पे वेट या भार लटका के नीचे की ओर बेंड कराया हुआ है। जो बेंडिंग के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन बनती है, तो अब ये ए बी डैश के रूप में दिख रही है, ये कर्वेचर बनाते हुए ये बीम की स्थिति हो जाती है। अब यहां पे जो हमारा फ्री एंड था या लोडेड एंड है, ये कितना डिप्रेस हुई है, कितनी डाउन हुई है, वो हमने जो डिप्रेशन दिखाया है वो डेल्टा दिखाया है। ये हमने सेंटर टू सेंटर मिला के दिखाने की कोशिश करी है। ये डिप्रेस हुई है डेल्टा में, दोबारा पहले से बना हुआ था, हो सकता उतना क्लियर ना हो रहा हो, तो आप यहां पे दोबारा लिखते हैं ये डेल्टा डिप्रेशन हुआ है। यानी अगर ये हॉरिजॉन्टल होती तो बी पे होती, डिप्रेशन के बाद बी पे, बेंडिंग के बाद बी डैश पे पहुंच गई है, और इस बीच में जो वर्टिकल डिप्रेशन आया है वो डेल्टा आया है। अब एक बार फिर हम कैंटिलीवर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए हॉरिजॉन्टल बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड लोडेड एट द अदर एंड इज कैंटिलीवर। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ए हॉरिजॉन्टल बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड लोडेड एट द अदर एंड इज कैंटिलीवर। अब इसके लिए हमको क्या करना है, ये डिप्रेशन निकालना है, यहां पे डेल्टा निकालना है। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि बेंडिंग मोमेंट YIG अपॉन R होता है। लेकिन यहां की सिचुएशन, बेंडिंग मोमेंट यहां भी वही होगा, क्योंकि बीम है, बेंडिंग मोमेंट तो निश्चित रूप से
यही एक्सप्रेशन रहेगा बेंडिंग मोमेंट का जो पहले पढ़ा हुआ है। बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस बीम इज इक्वल टू, ये जो राइट अप है वो बुक में और हमारे उसमें पहले से ही दिया हुआ है, ये YIG/R ही होगा, ये इलास्टिसिटी के बेसिक्स के हिसाब से। बीम हमने हॉरिजॉन्टल ली, इसको हमने लोड कराया, लोड से ये डिप्रेस हुई, बी डैश पॉइंट पे इसका जो फ्री एंड था वो चला गया है, इस बीच में ये डिप्रेशन हुआ है। हम फिर एक पी पॉइंट लेते हैं, यहां पे इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं और यहां पे उसका इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए ये वेट W डैश या रिएक्शन R दिखाया हुआ है इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए। जैसा कि पिछले में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब सपोज करते हैं कि ये बीम की लेंथ L है, यहां से यहां तक की लेंथ L है, जहां पे हमने इसको स्टडी करने के लिए क्रॉस सेक्शन बनाया है पी पॉइंट पे, उसकी डिस्टेंस x है। और निश्चित रूप से जब x हो गई, टोटल L है, तो इस P से लेके B तक की जो डिस्टेंस होगी वो L माइनस x होगी। कितनी होगी? L माइनस x। अब आप इक्विलिब्रियम जहां से आप कंसीडर करते हैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी L माइनस x ही होगी। कितनी यहां से डिस्टेंस है? टोटल लेंथ L है, P पॉइंट की डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल x है, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची है P पॉइंट से लेके B पॉइंट तक, वो एक तरीके से L माइनस x है। तो जो हमारी सिंपल फिजिक्स कहती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कपल और बेंडिंग मोमेंट, तो एज पर सिचुएशन द बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू W माने वेट इंटू L माइनस x। ये सिंपल सी बात सामने आ गई। बस इसके अलावा इसमें और कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। बेंडिंग मूवमेंट YIG/R और एज पर सिचुएशन जो भी हमारी कैंटिलीवर की बन रही है उससे जो वेट लगाया है और जो इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्रॉस सेक्शन लिया है उससे ये W इंटू L माइनस x होता है। अब एक और दो दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कराना पड़ेगा। मैं अब डेफिनेशन मिटा दे रहा हूं और यहाँ पे सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इससे ज्यादा आसान टॉपिक बेंडिंग ऑफ बीम में कोई दूसरा नहीं है। तो सिंपली वी कैन राइट W इंटू W यहां लिख देता हूं W इंटू L माइनस x। पहले हम इसी को लिखते हैं YIG, पहले वाली को हमने पहले लिखा YIG/R इक्वल टू W इंटू L माइनस x। ये इक्वेशन 3 हो गई यहां पे। बस ये इक्वेशन को हम और समझना चाहेंगे। मैथमेटिक्स में अभी आपने पढ़ा नहीं है, एक चैप्टर आता है कैलकुलस में रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वो ये होता है R का फॉर्मूला। देखिए यहां पे डिप्रेशन Y हमने लिया हुआ है, X हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, Y वर्टिकल डिप्रेशन है। तो ये जैसे जैसे आप यहां अगर लिए होते तो Y थोड़ी कम आती, यहां और लिए होते तो ये Y और कम आती, यहां पे Y लिया होता तो Y बढ़ती। मैक्सिमम Y इक्वल टू डेल्टा यहां पे है, ये वेरिएबल है विद द चेंज ऑफ X। तो जब वेरिएशन होता है उसके स्लोप को हम dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो वो मैथमेटिक्स जो किसी भी कर्व के लिए लगाई जाती है, वहां से मैथमेटिक्स से हम बोरो करते हैं, जिसको आप सिर्फ लर्न कर सकते हैं, रट सकते हैं। जब मैथमेटिक्स में पढ़ना हो तब मैथमेटिक्स में पढ़ें। R इक्वल टू 1 प्लस, इसकी इक्वेशन आपको रटनी ही होगी। यहाँ पे हम उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, यहाँ पे आपको ये रटना पड़ेगा। पावर 3/2 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर, 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y इन डबल डिफरेंशिएशन अपॉन dx स्क्वायर। ये r का फॉर्मूला होता है। r मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्व के लिए जहां पे x के चेंज होने पे y चेंज होता है, y डिपेंड्स अपॉन x, और ऐसा सिचुएशन में ये फॉर्मूला या इक्वेशन दी जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ये y जो होता है, जैसा कि पहले ही हमने डिफाइन किया था कि बीम उसको कहते हैं जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है उसकी थिकनेस की तुलना में। तो dy अपॉन dx का जो होल स्क्वायर होगा, वैसे ही छोटी क्वांटिटी होगी dy अपॉन dx, लेकिन उसका होल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, यानी 1 के सामने dy अपॉन dx के होल स्क्वायर को निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो 1 प्लस ये निग्लेक्ट हो गया, सिर्फ बचा 1 पे पावर 3/2 भी 1 होगा। सिंपली यहां पे एप्लीकेबल है r इक्वल टू 1 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये रिप्लेसमेंट हमको करना है इस इक्वेशन में 1/r। इस तरीके से आप यहां समझेंगे, मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन ये होती है r इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर। बट एज बीम इज डिफाइंड एज लेंथ L इज वेरी लार्ज, डिप्रेशन इज वेरी लो लेस, बहुत कम डिप्रेस होती है। चूंकि हमें समझाना है डिप्रेशन को, अगर हम बहुत कम डिप्रेशन यहीं पे दिखाते तो हम डेल्टा बना के आपको समझाते कैसे, इसलिए डिप्रेशन यहां पे ज्यादा दिखाया गया है। तो x की तुलना में y बहुत कम होता है। बहुत सारी x आगे बढ़ेंगे, डिप्रेशन बहुत कम मिलेगा। जैसे कि यहां शुरुआत में तो डिप्रेशन जी मतलब जब x 0 है तो y 0 है, ये बहुत दूर तक टेंड्स टू 0 ही रहेगा, बाद में थोड़ा सा डिप्रेशन आता है। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि dy अपॉन dx का होल स्क्वायर 1 के कंपेरिजन में निगलेक्ट किया जा सकता है। इसको आप रट भी सकते हैं। तो 1 प्लस इसको निगलेक्ट कर दिया तो सिर्फ 1 बचा, 1 पे पावर 3/2 1, तो न्यूमरेटर सिर्फ 1 बचा, डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर। और सिंपली यू कैन राइट 1/r इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर, और 1/r इक्वल टू उल्टा कर देते हैं तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। 1 प्लस ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो गया। अब जो ये इक्वेशन लिखी हुई है 1/r, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोबारा यहां पे ऊपर लिखते हैं yig इंटू 1/r इक्वल टू w इंटू L माइनस एक्स। 1/r को हम जो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन थी उससे अभी निकाले हैं, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहां पे हमने d2y और यहां दोबारा लिखते हैं yig को हम यहां ले जाएंगे, दोबारा ये इक्वेशन लिखते हैं, और d2y अपॉन dx स्क्वायर
ये y छोटी है, ये y यंग्स मॉडुलस है, इसमें कंफ्यूज ना हो, ये ध्यान रखें। ये यंग्स मॉडुलस है और ये y ये वर्टिकल डिप्रेशन है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू w अपॉन y इंटू IG इंटू L माइनस x, ये सिंपल हुआ। ये इक्वेशन आ गई 4। अब मैं नीचे वाला निकालना तब आगे बढ़ूंगा। हमको निकालना है, मैं आपको फिर बता दूं कि कैंटिलीवर क्या होता है, डिप्रेशन निकालना है। डिप्रेशन का मतलब y निकालना है। y कैसे निकलेगा, इसको हमें इंटीग्रेट कराना होगा इक्वेशन को। इस एक बार इंटीग्रेट कराएंगे तो dy अपॉन dx आएगा। फर्दर इंटीग्रेशन विल गिव यू y। तो यही हम प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू इतना। ऑन इंटीग्रेशन वी है, ऑन इंटीग्रेशन वी हैव d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना हो गया, dy अपॉन dx। W y और x से कोई संबंध नहीं है, y का ये यंग्स मॉडुलस y का नहीं है, ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई लेना देना नहीं है। तो ये एज सच कॉपी हुआ W अपॉन y I G। L के साथ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x Lx, सिंपल। x का कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2, दोनों में कॉमन है तो दो टर्म्स में फैला के लिखे या एक साथ भी लेके चल सकते हैं। फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, यहाँ पे C1 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, where C1 is constant of integration, where C1 is constant of इंटीग्रेशन। ये कैसे निकलता है, इसकी बाउंड्री कंडीशन से। जब x इक्वल टू 0 है तो वहां पे कहा डिप्रेशन है, dy अपॉन dx भी 0 है, तो 0 प्लस C1 यानी C1 इक्वल टू 0। ये बाउंड्री कंडीशन से निकाल दिया। ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, dy अपॉन dx इक्वल टू w अपॉन yig इंटू lx माइनस x स्क्वायर बाई 2। क्योंकि C1 जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था वो खत्म। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट y। तो ऑन फर्दर इंटीग्रेशन वी हैव, ये हम लिखते हैं ऑन फर्दर इंटीग्रेशन, ऑन फर्दर इंटीग्रेशन वी हैव dy अपॉन x इक्वल टू y, w अपॉन yig as such copy, nothing happens with this। x का फिर x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, और इसका x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3। x क्यूब बाई 3 और 2 पहले से है तो 2 इंटू 3, इसको मैं मिटा देता हूं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। अब C2 को भी निकालने के लिए हम वही करेंगे, जब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देन C2 इक्वल टू 0। व्हेन एट
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, देयरफॉर C2 इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली लिख दिया है, इतना आप जानते हैं। देयरफॉर यू कैन राइट y depression at distance x from fixed in depression is w upon yig। ये डिप्रेशन स्मॉल y है, ये कैपिटल Y है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे हो गया Lx स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6। ये हम लोग आगे वाले जो होंगे क्या कहते हैं सम्स वगैरह, उसमें इसको यूज करना होगा। यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं एट फ्री व्हेन, अब मैं लगाता हूं व्हेन नीचे लिखता हूं व्हेन x इक्वल टू एल। x हम यहां ले सकते हैं, यहां भी ले सकते थे। जब x हमारा पूरा l के बराबर हो जाएगा तो फ्री इंड आ जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाता है, डेल्टा। इसी y को हमने डिप्रेशन डेल्टा दिखाया है। देयरफॉर और y की जगह आ गया डेल्टा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। डेल्टा इक्वल टू w अपॉन yig L, और x की जगह भी L रखेंगे तो L क्यूब बाई 2 माइनस x की जगह L रखेंगे तो L क्यूब बाई 6। अब 6 हम एलसीएम लेंगे, 3L क्यूब माइनस L क्यूब 2L क्यूब बाई 6। अब कितना हो जाएगा, L क्यूब बाई 3, और डेल्टा इक्वल टू WL क्यूब अपॉन 3YI। ये बचा। यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फ्री एंड के लिए। इसी को हम लोगों को, हमारा टारगेट यही था, रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द डिप्रेशन ऑफ ए कैंटिलीवर एट फ्री। ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो एक नई बात है वो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। हमने दो टाइप की बीम पढ़ी है। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की थी, ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर, और ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम जानना चाहते हैं। IG इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12। अगर यहाँ पे IG की जगह बी डी क्यू अपॉन 12 रख दिया जाए तो क्या आएगा, और फॉर ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन डेल्टा इक्वल टू WL क्यू अपॉन 3 इंटू वाई बी डी क्यू अपॉन 12। 3 से ये 4 हुआ, तो फाइनली हुआ डेल्टा इक्वल टू, दिस रीड्स डेल्टा इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा, 4 WL क्यू अपॉन वाई बी डी क्यू। ये कैंटिलीवर के लिए एक्सप्रेशन निकलवाया जाता है। इस पे बेस्ड जब आप पीछे सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस देखोगे, ये देखना होगा। इसमें भी आता है, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन भी आता है, यहीं तक करवा लेते हैं। अब अगर हमारी बीम लास्ट बची है
फॉर ए बीम ऑफ या कैंटिलीवर ऑफ, कैंटिलीवर भी बीम होती है। कौन सी बीम होती है? जिसका एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा लोड किया जाता है, जिस पर भार लटकाया जाता है। तो बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, IG इक्वल टू पाई r टू द पावर 4/4। अगर ये सब्स्टिट्यूट किया जाए इसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो डेल्टा इक्वल टू होगा WL³ अपॉन 3 इंटू वाई पाई r टू द पावर 4/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 4WL³ यहाँ भी, और यहाँ पे 3y पाई r टू द पावर 4। यही एक्सप्रेशन हमको निकालना है। यहीं पे आपका कैंटिलीवर वाला टॉपिक फिनिश होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक सम्स हैं। अगर आपने पढ़ना अच्छे से शुरू कर दिया है तो आप पीछे जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है उनको देखना शुरू कर दें। नेक्स्ट में हम एक ऐसी बीम लास्ट करेंगे और उसी में जो सॉल्व प्रॉब्लम्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम टिक करवाएंगे, प्लस अनसॉल्व में जो इम्पोर्टेंट है उनको टिक करवाएंगे। जब ये हो जाएगा फिर कभी सेकंड राउंड आएगा तो हम दूसरी बुक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। एक और चीज आपको करनी है वो ये है कि पीछे जो बीम से रिलेटेड अब तक आपने पढ़ लिया है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अनसॉल्व पेपर आपने परचेज अगर नहीं किया है, बुक आपने परचेज नहीं करी है, तो आप दोनों परचेज कर लीजिए। और अनसॉल्व पेपर्स में पिछले सालों में जो भी हमने इलास्टिसिटी में अब तक टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उनको देखना आप जारी करें, चालू करें, और उससे आपको धीमे धीमे कॉन्फिडेंस आएगा। बुक होगी तो पलट के आप और दायरा अपना बढ़ाएंगे।